जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, इसके जीके के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। इसके अगर आप जीके क्वेश्चन देखते हो, टोटल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जीके के क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी हर वीडियो देख ली तो आपको जीके कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो है जीके इसी में आएगा, क्योंकि आपको मैं इसके एक क्वेश्चन के बाद आपको करीब से करीब 5 से 6 फैक्ट बताऊंगा और किसी किसी क्वेश्चन पे आपको 10 फैक्ट भी बताऊंगा। जो आपके एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन बनने के चांस होंगे वही आपको फैक्ट लेके आया हूं, और वे क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, तो यही क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को खालिस्तान नामक एक निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया था 2020 में? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंग्लिश प्रो, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उस समय लॉन्च किया था। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इंग्लिश प्रो जो ऐप है, इसके तहत जैसे कि अंग्रेजी जो होती है, अंग्रेजी भाषा जो होती है, इसको भारतीय तरीके से उच्चारण किया जाने के लिए मदद करेगा। ये क्या करेगा? भारतीय तरीके से, भारतीय तरीके मतलब कि जो अंग्रेजी होगी उसका भारतीय तरीके से उच्चारण करने में ये ऐप क्या करेगा? मदद करेगा। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? हैदराबाद से। इसे हैदराबाद की जो आपकी हिंदी मतलब अंग्रेजी और विदेशी संस्थान है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अंग्रेजी एवं विदेशी संस्थान के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। तो चलिए इतना ही इसके बारे में, क्योंकि करंट अफेयर है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? तो ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वे सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा कण खालिस्तान के दो आवेशित आयन होते हैं। तो देखिए, इसमें हीलियम इसका राइट आंसर होगा। आप कैसे होगा ये सभी बताऊंगा। जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण जैसे कि ये आपके सामने अल्फा कण है, तो अल्फा कण में क्या होता है? दो प्रोटॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहते हैं। और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहते हैं। ये इसका नाभिक है, ये नाभिक है, ये इसका नाभिक है। इसमें क्या रहता है? +2 आयन रहता है, +2 आयन भी रहता है। ऐसा कैसा नाभिक आपको हीलियम का दिखता है? हीलियम में क्या रहता है? जो हीलियम रहता है इसमें भी दो प्रोटॉन रहते हैं, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, और इसमें भी क्या होता है आपका? +2 आयन इसके ऊपर रहता है। हीलियम पे प्लस चार्ज रहता है, सभी को पता है। तो +2 आयन, और ये आपका क्या का है? अल्फा कण का है, अल्फा कण का है। और ये किसका है? हीलियम का है। तो देखिए, यहाँ पर एक जैसी आपको समानता दिख रही है। इसका जो परमाणु भार होगा, परमाणु भार का मतलब क्या होता है? सभी को पता है कि परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो परमाणु भार कहलाता है। इतना आप लिख लीजिए कि परमाणु भार किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है वो परमाणु भार कहलाता है। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 2, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इसे जोड़ेंगे तो इसका भार कितना निकला है? 4। इसी प्रकार हीलियम का भी अगर जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो देखिए, पूरा पूरा समानता हीलियम के जैसे है, इसलिए ये द्विआवेशित आयन कैसा है? हीलियम का है। तो यही आपको फैक्ट के अनुसार याद करना है। हर क्वेश्चन आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि परमाणु द्रव्यमान किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको इसमें विशेष करके ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन में ओनली एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। जो हाइड्रोजन होता है इसमें ओनली एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 1 होता है। हमेशा क्वेश्चन बनता है कि किस तत्व में, आवर्त सारणी के किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको ऐसे ही यार क्वेश्चन एकदम डिटेल में हम बताएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर,
नेक्स्ट हमारे सामने पूछा गया है 2011-22 में 11-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। तो देखिए गरीबी रेखा का मतलब होता है कि एक जो मूल्य है उसको तय किया गया है और उतना जो है वो आपका यदि व्यक्ति प्रति माह इतना रुपए खर्चा करता है या इससे ऊपर खर्चा करता है तो उसके अनुसार गरीबी और अमीर का होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण व्यक्तियों के, ग्रामीण भारत के जो व्यक्ति है इसके लिए गरीबी रेखा कितनी तय की गई है, तो 816 रुपए तय गई है। इसका मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति 816 रुपए एक महीने में खर्चा कर देता है, एक महीने में वह व्यक्ति अगर 816 रुपए खर्चा करता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा, वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा, मतलब वह क्या कहलाएगा, अमीर कहलाएगा। और अगर इसी प्रकार शहरी क्षेत्र का पूछ लिया जाए कि शहर में ये राशि कितनी है, तो अगर कोई व्यक्ति शहर में 1000 रुपए एक महीने में खर्चा करता है तो वह गरीबी की रेखा के नीचे नहीं आएगा, वह अमीर कहलाएगा, गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। शहरी क्षेत्र के लिए कितना हो गया, 1000 रुपए, और जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए 816 रुपए तय किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है कि 43B, जो कि किस सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 43B संबंधित है। अब 43B कौन से भाग में आता है अगर पूछ लिया जाए तो देखिए भाग 4 में आता है, भाग 4 का ये भाग है। भाग 4 में कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो आते हैं वो भाग 4 में आते हैं। और भाग 4 में क्या रखा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को इसमें रखा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को इसमें रखा गया है, ठीक है। और यहीं पर एक जो हुआ था आपका, यहाँ पर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें आपका जो है 51 ऐड किया गया था। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया था, आपका जो है 51A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 51A, या इसे का कहते हैं, का या ए लिख सकते हैं। इसके अनुसार जो रूस से मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश ने लिया है। किस देश से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को, तो रूस से लिया गया है। तो ये मौलिक कर्तव्यों को मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इस समय जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इतना आपको पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसके तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, इसे भी आप लिख लीजिए। जैसा पहला जोड़ा गया था अखंडता, दूसरा शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था आपका जो पंथ निरपेक्षता, इसे आपको जोड़ा गया था। ये 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो ये भी पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य संविधान बनने के समय कितने थे, तो मूल कर्तव्य संविधान मतलब मूल संविधान के समय अगर पूछा जाए मूल कर्तव्य कितने थे, तो 0 थे, क्योंकि जोड़ा कब गया था, 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जब मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 0 थी। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए अभी जब 1976 में जोड़ा गया था तो कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे, परंतु ये इनकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, तो 11 है। तो ये 11वां कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत 11वां जो है यहाँ पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, सभी क्वेश्चन इसी में आएंगे। तो भाग 4 का भाग है, नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ रखा गया इसके तहत। 36 से लेकर 51 तक होता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 51 का को जोड़ा गया था, जिसमें मूल कर्तव्य को रखा है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और टोटल जब जोड़ा गया था तो कितने थे, 76, जो 10 थे। 76 में 1976 में जोड़ा गया था जब 10 संख्या थी, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया था, तो टोटल अब कितनी होगी वर्तमान में, 11 हो गई है। इतना आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको देखना है कि ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। A to Z आपको एक एक जो क्वेश्चन बनते हैं पूरे डिटेल में बताए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा। देखिए यहाँ पूछा गया है, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ इसका राइट आंसर होगा, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक माना जाता है। तो ये क्या है, इसके पितामह भी कहा जाता है इसे, इसके जनक भी कहा जाता है, फकीर चंद कोहली। तो इसने किनकी स्थापना की थी? जो फकीर चंद कोहली है, इनके द्वारा टीसीएस जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसएससी रेलवे इन सब का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वही इसका क्या हुआ है, इसकी स्थापना किसने की थी? फकीर चंद्र कोहली ने की थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, टाटा कंसल्टेंसी होता है। टाटा कंसल्टेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। और इनको भारतीय आईटी उद्योग के जनक भी कहा जाता है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, जब इनकी डेथ हुई थी जब भी इसके बारे में पूछा गया था। और यही जो टीसीएस है, इसके पहले सीईओ भी थे। पहले सीईओ कौन थे टीसीएस के? तो फकीर चंद कोहली इसके सीईओ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। जैसे राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। अकबर के 9 रत्नों में से राजा टोडरमल एक थे। तो देखिए 9 रत्न आपके जो थे, टोटल कितने थे? 9 रत्नों में से। तो 9 रत्न कौन कौन से हो गए अकबर के? तो 3 जो थे वो क्या थे? आपके साहित्यकार थे। 3 कौन थे? साहित्यकार थे। तो इन साहित्यकारों के पहले तो नाम लिखिए। 3 साहित्यकार कौन से हो जाएंगे? जैसे कि अबुल फजल थे एक, तो अबुल फजल जिसने क्या किया था? आईने अकबरी। अबुल फजल ने क्या किया था? आईने अकबरी लिखा था, आईने अकबरी। और एक और लिखा था इन्होंने अकबरनामा, जिसमें अकबर का पूरा जीवन का वृत्तांत किया गया है, अकबरनामा ये लिखा था है। तो इनकी ये 2 पुस्तक थी। एक इनके ही भाई थे 9 रत्नों में, कौन थे? फेजी इनके ही भाई थे, जो कि 9 रत्नों में थे। ये काम करते थे, जो साहित्य होता था उसका क्या करते थे? ये फारसी में अनुवाद करते थे। चलिए एक और आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अब्दुल रहीम खान खाना, ये एक और थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। ये 3 साहित्यकार थे। और यहाँ पर खान ए खाना, ठीक है। ये खाने खाना की उपाधि इन्हें कब दी गई थी? तो जब अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत इसे अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दे दिया था। चलिए और देख लेते हैं। 3 साहित्यकार हो गए। एक यहाँ पर कौन थे? आपके जो संगीतकार कौन थे? तो संगीतकार आपके थे तानसेन कौन थे? संगीतकार थे। और ऐसी बात की जाए, अगर तानसेन संगीतकार हो गए हैं, और सेनापति कौन थे? सेनापति आपके थे राजा मानसी, जो कि आपके राजस्थान से थे। राजा मानसी ये इनके सेनापति थे। और सलाहकार में 2 नाम आते हैं। सलाहकार में कौन आता है? 2 नाम आते हैं। सलाहकार कौन कौन थे? देखिए सलाहकार यहाँ पर एक तो उनके थे बिरबल। सभी के नाम आपको और सभी के फैक्ट में बता दूंगा अभी आपको। जैसे बिरबल जो थे सलाहकार थे। इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है कि बिरबल जो थे या एकमात्र हिंदू जो कि अकबर की सभा में थे, तो बिरबल थे। और दूसरा नाम इनका पूछा जाता है कि इनका जो बचपन का नाम या असली नाम पूछा जाता है, तो इनका असली नाम क्या हो जाता है? महेश दास हो जाता है। महेश दास, तो जो ब्राह्मण जाति के थे, महेश दास इनका असली नाम होता है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक और थे, जो थे आपके मुल्ला दो प्याजा थे। तो ये क्या होता था? ये दोनों सलाहकार थे, और ये हमेशा बिरबल से क्या करते थे? घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे। और ये जो प्याजा की उपाधि है, ये प्याजा, इनको प्याज ज्यादा पसंद थी, तो अकबर ने इन्हें प्याजा की उपाधि दे दी थी। चलिए कितने हो गए यहाँ पर? 2 और 3 5 और 2 7 हो गए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो एक रसोईकार था। रसोई का सबसे प्रधान अकबर का जो था वो इनमें शामिल किया गया था, हमीम हमान।
हमीम हमाम जो कि इसमें शामिल किए गए थे। तो हमारे पास कितने हो गए हैं टोटल, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं 8 के नाम लिख लिए हैं। और एक आदि हमारा जो बचा हुआ है, कौन बचा है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, राजा टोडरमल जो कि राजस्व मंत्री थे। तो यहाँ पर हमने 9 नाम आपके सामने पूरे लेके आ चुके हैं जो कि आपके अकबर के 9 रत्नों में थे। तो देखिए तानसेन से क्या क्वेश्चन बनता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका किला भी पूछ लेते हैं। तो ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम पूछ लेते हैं अधिकतर, तो रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम है, रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सपने छप के आएंगे, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। राजा मानसी से क्वेश्चन नहीं बनता, बस यही पूछेंगे कि अकबर के सेनापति कौन थे, तो राजा मानसी थे। संगीतकार कौन थे अकबर की सभा में, तानसेन थे। रसोईकार कौन थे, हमीम हमाम थे। और सलाहकार पूछा जाए तो 2 थे, जिसमें से एक का आपको इंपॉर्टेंट है, इसका तो नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि बीरबल का जो बचपन का नाम है वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास था, ये ब्राह्मण जाति के थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो कि ये क्या थे, अब्दुल रहीम जो खान खाना है ये किसके बेटे थे, तो बैरम खान के बेटे थे। बैरम खान कौन था, जो कि अकबर का संरक्षक है। अकबर का संरक्षक पूछेंगे तो कौन बताओगे, बैरम खान है। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान था। और अकबर जो फैजी है ये साहित्य, पहली बात तो यही पूछेंगे देंगे, फैजी अबुल फजल। ये 2 नाम आपको याद रखना है, ये दोनों भाई भाई थे और जो कि अकबर के 9 रत्नों में से ये सभी है। यहाँ अगर हम बात करें अकबर की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, तो देखिए अकबर की अगर जानकारी ली जाए तो अकबर का जन्म कब हुआ था, तो आपको पूरा हम बता देते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ अगर बात की जाए तो अकबर का जन्म कब हुआ था और अकबर का नाम, अकबर का सब कुछ। तो देखिए अकबर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम 1 मिनट में देख लेते हैं। ये रहा अकबर का पोस्टमार्टम कर देते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। सिंध के राजा क्या हुआ था, मतलब सिंध अमरकोट में हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो पिता है हुमायूं, इनको क्या कर दिया गया था, शेरशाह सूरी से हारने के बाद जो देश से बाहर हो गए थे, तो हुमायूं जो थे वो देश से बाहर थे। इनका जन्म दूसरे क्या हुआ था, सिंध के राजा के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। इनके पिता का नाम आप लिख लीजिए, क्या है, हुमायूं था। दादा का नाम क्या था, बाबर था। माता का नाम क्या था, माता का नाम था बानो बेगम था। ठीक है, बानो बेगम इनकी माता का नाम था। और यहाँ पर देखा जाए तो अकबर जो कि 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। उनकी जो पिता है, पिता की मृत्यु कब हो गई थी, 1556 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके उपरांत अकबर ने 1556 में अपना राज्याभिषेक कराया। तो 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने राज्याभिषेक कराया। अकबर जो थे वो अनपढ़ थे। यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा राजा सबसे शक्तिशाली और अनपढ़ रहा है, तो वो अकबर रहा था। इनका जन्म भी पूछा जाता है, इसी तरह डेट भी दी जाती है। तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हुमायूं के पिता हमीदा बानो बेगम, इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, इनकी माता का नाम, दादा का नाम बाबर था। इन्होंने 1556 में क्या किया था, राज्याभिषेक हुआ था। इनका राज्याभिषेक किस किले में किया गया था, तो कालानौर के किले में किया गया था। कालानौर के किले में इनका राज्याभिषेक किया गया था। और इनका जो संरक्षक था, मतलब ये 13 साल की उम्र में थे, तो इनका इतना बड़ा जो था वो सही से हो नहीं पाए थे, पालन पोषण ज्यादा बड़े नहीं थे। तो इनका जो एक संरक्षक था बैरम खान, जो कि इनके चाचा थे, बैरम खान। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने पानीपत में नेतृत्व किया था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये आपसे पूछे जाते हैं। तीनों युद्ध भी आप लिख लीजिए, तीनों युद्ध पे छाप लीजिए कि तीनों युद्ध से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध के कारण मुगलों का साम्राज्य स्थापित भारत में किया गया था। यह पूछा जाता है कि मुगल पहली बार किस युद्ध के कारण भारत में स्थापित हुए, तो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। अब अगर पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पानीपत का अगर दूसरा युद्ध पूछे तो 1556 में हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। अकबर जैसे राजा बने थे, वैसे ही अकबर और हेमू जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठने के लिए इधर से ये आए थे और इधर से अकबर आ गए थे। तो दोनों का युद्ध हुआ और अकबर इसमें विजय हुआ। इसमें आपका जो है अकबर का संरक्षक कौन था, पूछा जाता है बैरम खान थे। और अगर पानीपत का तीसरा युद्ध देख लेते हैं,
तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 1561 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध हुए थे। ये 3 युद्ध आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो इन्हीं 3 युद्ध से कहानी खत्म हो जाती है। और एक और युद्ध जो कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अकबर का एक और युद्ध हुआ था 1576 में, हल्दीघाटी का युद्ध। इसमें किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। इसमें भी कौन विजय हुआ था? तो अकबर विजय हुआ था। 1582 में बात करें तो 1582 में अकबर सभी धर्मों को मानता था, इसलिए उसने एक स्पेशल धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दिन ए इलाही धर्म। ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में दिखेंगे। दिन ए इलाही धर्म, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना इसने की थी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाएगा। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1905 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका जो पुत्र था जहांगीर, वह दिल्ली का राजा यानी कि मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा, मतलब इनके बाद जो है वो राजा बना था। इनके दादा का नाम यहाँ पर बता दिया हूँ, बाबर। उनसे बाद में हुमायूं आए, हुमायूं के बाद में अकबर आए, अकबर के बाद में कौन आया? सलीम। इनके जो वास्तविक नाम उसका जहांगीर था और बचपन का नाम सलीम था, यह पूछा जाता है। इतना क्वेश्चन पोस्टमार्टम हो चुका है अकबर का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा कि आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी, अब्दाली आएगा या दुर्रानी आएगा, के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 1761 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1761 में यहाँ लड़ाई लड़ी गई थी। 1761 में इसकी लड़ाई लड़ी गई थी। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ये तीनों युद्ध आपको याद रखना है कि पानीपत के पहला, दूसरा और ये तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला युद्ध अभी आपको बताया हूं। तो पहला जो युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, लोधी वंश का। यहाँ देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और अगर पूछा जाए 1556 में किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। विजय किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। अकबर का संरक्षक बैरम खान। ये क्वेश्चन सीधा आपके, ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अफगानिस्तान तक, जो कि अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, 1761 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो देखिए आप सभी ने देखा होगा वियोजित का मतलब, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी में होता है वियोजित का मतलब दूर करना। क्या होता है? दूर करना या इसको अलग करना होता है। वियोजित का मतलब अलग करना होता है सबसे अच्छा, और पूर्ण का मतलब होता है जुड़ना या एक साथ होना। तो आपने क्या बोला गया है इसमें? देखिए विद्युत परिपथ, तो यहाँ आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एक लाइट ले लेते हैं। ये लाइट हो गया हमारा, और ये इस तरह जो आपका परिपथ बनता है आप देखे होंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कुंजी ले लेते हैं। तो ये कुंजी हो जाएगा। और इधर देखिए जो रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये माइनस वाला जो रहता है ना, ये वाला छोटा रहता है, और ये जो रहता है आपका बड़ा वाला जो रहता है, ये क्या रहता है? प्लस वाला रहता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें क्या रहती है? धारा प्रभावित होती रहती है, इलेक्ट्रॉन जो कि आपके बहते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस परिपथ को कौन पूर्ण और अधूरा करता है? तो देखिए कुंजी जो रहेगी, कुंजी किस प्रकार की बनी होती है? तो इसकी कुंजी कुछ इस तरह रहती है और ऐसी खड़ी हुई रहती है। क्या रहती है? इस तरह। कुंजी कैसी रहती है? देखिए यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ। कुंजी आपकी जो रहती है वो इस तरह रहती है, ये और ऐसी। तो ये आपका जो कुंजी है वही ये कार्य करती है अलग करने का। तो देखिए ये धारण यहाँ तक गई, इसके बाद जो कुंजी अलग हो गई तो क्या हो गया? ये परिपथ से अलग हो गई, और जब ये जुड़ जाएगी तो ये पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरीके से कुंजी को हम क्या कहते हैं? जैसे कि हम इसको बोलते हैं कुंजी अर्थात बटन। बटन यानी कि स्विच। स्विच यह काम करती है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्विच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 स्विच इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा। पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से बनेंगे, डबल से पूरे आपके सॉल्व कराऊंगा। देखिए निम्नलिखित में से किन देशों में मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो मालाबार नौसेना अभ्यास, मालाबार अभ्यास जो होता है ये हमेशा इन्हीं 4 कंट्री के बीच होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच होता है।
और एक और चीज बता दूं, मालाबार अभ्यास तो इन चारों के बीच होता है, एक इनके बीच सम्मेलन होता है, मतलब सम्मेलन होता है, जैसे कि क्वाड सम्मेलन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, क्वाड सम्मेलन कहते हैं, क्वाड सम्मेलन कहते हैं इसे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इन क्वाड सम्मेलन में भी 4 ही देश है, ये चारों देश थे कौन कौन से, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इस साल 2022 की जो क्वाड सम्मेलन की बैठक हुई है, क्वाड सम्मेलन 2022 की बैठक हुई है, इसमें कहाँ हुई है, टोक्यो जापान में हुई है। कहाँ हुई है, टोक्यो जापान में हुई है। और यहाँ पर हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस जो क्वाड सम्मेलन हुआ था, इसमें 100 बच्चों को क्या किया जाएगा, छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें हर जो यहाँ पर 4 देश है, वो 4 देश के कितने कितने 25-25 बच्चों को यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब अपने देश को कितने मिलेंगे, अपने देश के टोटल 25 बच्चों को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के 25, जापान के 25 और एक और देश जो रह गया है अमेरिका, इसके 25 बच्चों को। मतलब टोटल अगर पूछा जाए तो अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन सीधे आता है तो यहाँ से आएगा। क्वाड देश कौन कौन से होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका होते हैं। मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है, यही चारों देशों के बीच होता है। ये 2 क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो ये दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पूछा गया है, देखिए परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा। तो पानी का एक अणु आप सभी को पता होगा क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O होता है। तो H2O होता है, मैंने अभी बताया था आपको पहले कि H की जो द्रव्यमान होता है, H का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए H में क्या है, एक अकेले क्या रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। तो H का जो द्रव्यमान होगा कितना रहेगा, 1 रहेगा। और ऑक्सीजन की बात करें, सिर्फ एक अकेले जो हाइड्रोजन होता है, इसी अकेले में प्रोटॉन अकेला पाया जाता है, बाकी सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर या न्यूट्रॉन बढ़ते घटते रहते हैं, परंतु जो प्रोटॉन रहती है, प्रोटॉन वो जिनका परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन रहेगा। जैसे कि एक परमाणु क्रमांक किसका है, हाइड्रोजन का है, तो इसमें 1 प्रोटॉन पाया जाएगा, सिर्फ 1 ही प्रोटॉन पाया जाएगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो होता है कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसमें 8 प्रोटॉन पाए जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ बात करें सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। परंतु यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, तो इसकी संख्या कितनी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इशू आ गया था यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ डबल से। तो यहाँ हमने सोडियम तक का कर लिया था, कितने तक का, सोडियम का। तो सोडियम का आपको बताता हूँ कि सोडियम में क्या होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। इसमें जो रहते हैं प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहती है, 11। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने परमाणु क्रमांक होगी, ये दोनों एक बराबर ही रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ये देखिए मैं लिख के बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो होता है आपका परमाणु क्रमांक, ये तीनों क्या रहते हैं, आपके बराबर रहते हैं। मतलब जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। परंतु जो न्यूट्रॉन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ क्या हो गया है, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, तो न्यूट्रॉन जो हो गए वो 12 हो गए, टोटल जोड़ने पे कितना हो गया, 23 हो गया। अब हमसे पूछा है ये कहां से चालू होता है, सोडियम के बाद डबल से एक ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए H2O, तो H2O क्या होता है, आपका जल होता है। तो हमने पहले ही बता दिया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार 1 होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन अकेले पाया जाता है 1 और न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा 1 और नीचे लगा है तो इसका 2 का इंटू कर देंगे, इंटू। और ओ मतलब ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसमें प्रोटॉन भी 8 होंगे और जो आपके न्यूट्रॉन होंगे वो भी 8 होंगे। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 16 हो गया। ये 16 रखेंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो इसका अनुपात कितना हो गया, 1 और 8 का अनुपात हो गया। ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपको हर क्वेश्चन फैक्ट के साथ पूरे बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है तो आप करके जरूर आओगे। खालिस्तान को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, तो पूछा है कि खालिस्तान को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो बीटी कल्चर जो कि अंगूर की खेती होती है, बीटी कल्चर किसकी होती है, अंगूर की खेती होती है, इसके तहत अंगूर की खेती की जाती है। अगर बात की जाए सब्जी, फूल और फलों को उगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे विटिकल्चर किसका होता है, अंगूर का होता है, ऐसे ही सब्जी, फल और फूल को उगाने के लिए हॉर्टिकल्चर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका जो होता है
उगाना या संवर्धन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मछली का क्या कहलाता है? तो मछली का कहलाता है पीसी कल्चर। मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार दिखेंगे, तो आपको इसको ध्यान से कर लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक ए टू जेड क्वेश्चन आपको डिटेल के वाइज बताऊंगा, और सब क्वेश्चन आपसे वहां पे भी बनेंगे और इस बार भी बनेंगे, और आपका सिलेक्शन तक हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए, तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? दीपिका कुमारी, जो कि भारत के तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक एक खिलाड़ी है भारत के। इन्होंने क्या किया था? टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र जो स्वर्ण पदक मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो ये किसने दिलाया था? नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। कितना फेंका था? 87.58 मीटर इन्होंने फेंका था गोला। ठीक है, भाला इन्होंने कितना फेंका था? 87.58 मीटर फेंका था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। अगर पूछ ले भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने पिछले साल 7 अगस्त को ही टोक्यो में अपना भाला फेंका था, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नीरज चोपड़ा के याद में भाला फेंक, मतलब जो भाला फेंक है वह दिवस मनाया जाता है। यहाँ बात की जाए मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। इन्हें पिछले साल जो है वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टेबल टेनिस से संबंधित है। ये देखिए, अभी सौम्यजीत घोष, जो कि किससे संबंधित है? ये भी टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस से ये भी संबंधित है, तो ये आपको याद रख लेना है, इतने पॉइंट बहुत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। इससे आपके जो क्वेश्चन है सभी बनने वाले बताऊंगा। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो राजा राम मोहन राय से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबका मैं आपके सामने क्रियाक्रम कर देता हूं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा? राजा राम मोहन राय भारतीय आधुनिक काल के अग्रदूत या पूर्ण जागरण काल के अग्रदूत या भारतीय पूर्ण जागरण काल के क्या कहा जाता है? इन्हें जनक कहा जाता है। यहाँ इनसे बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा पर भी रोक लगाया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि सती प्रथा पर रोक लगाया था। और इसके किसके तहत लगाया था? तो विलियम बेटिक, जो वायसराय थे उस समय, विलियम बेटिक, इनके तहत लगाया गया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, जो विलियम बेटिक है। सती प्रथा विलियम बेटिक के तहत 1829 में समाप्त कर दी गई थी। विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। विलियम बेटिक ने इस पर रोक लगाया और 1829 में भारत में सती प्रथा का अंत हो गया था। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ बात की जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनसे बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, मात्र एक क्वेश्चन, कि इन्होंने क्या किया था 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो कानून है, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ये पास किया था। बस यही पूछा जाएगा, इन्होंने क्या किया था कि जो विधवा होती है महिला, उनका विवाह कराया जाए पुनः, तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा के साथ करवाया था। नेक्स्ट यहाँ रास बिहारी बोस की बात कर लेते हैं। तो ये नाम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था। पूछा जाए जय हिंद का नारा किसने दिया था? रास बिहारी बोस ने दिया था। सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना पूछ लेता है किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। और भारत में किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना भारत में की थी। और यहीं पर अमृता नामक एक जो पत्र होता है, यानी कि पेपर होता है, इसे किसने लिखा था? अमृता, जो यहाँ पर शिशिर कुमार घोष ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए, आपको हर क्वेश्चन में इतनी डिटेल में बता दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पूछा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नवंबर 2022 में भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खालिस्तान को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का कीट प्रायोजक घोषित किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एमपीएल। एमपीएल को जो कि यहाँ पर 2023 तक भारतीय टीम का कीट प्रायोजक घोषित किया गया है। अगर बात की जाए तो बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यहाँ पूछा जाएगा, क्योंकि अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है हमारे सौरव गांगुली है। कौन है? सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अभी हाल ही में अध्यक्ष है। किस नंबर के है? 39वें नंबर के ये अध्यक्ष है। अगर इन्होंने अभी एक ट्वीट किया था कि जो आपका जो एशिया कप हो रहा है, एशिया कप आपका कहाँ होना चाहिए? संयुक्त अरब अमीरात में होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था, इसी ट्वीट के तहत कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात जो होता है, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका जो है इस मौसम में वहां पर बारिश नहीं होती है, इसलिए जो एशिया कप है वो आपको कहाँ होना चाहिए? यही होना चाहिए, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट देखिए हमारे सामने आ चुका है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी, मतलब शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, मतलब अगर पूछा जाए स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 की स्थापना कब की गई थी, द्वितीय चरण की, तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2021 को। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2021 को की गई थी। और प्रथम चरण की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इतना ही से आपसे पूछेगा, पहला और दूसरा चरण पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। अब के साल जो स्वच्छता में टॉप पर कौन है? लगातार 5 सालों से इंदौर जो कि स्वच्छता में टॉप पे है। अगर राज्य की पूछे तो राज्य में टॉप पे कौन सा है? तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये राज्य में टॉप पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं टीम केरल ब्लास्टर जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो सभी को पता होगा कि केरल ब्लास्टर जो टीम है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे सामने पूछा गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किया गया है? तो पहले तो ये देखिए जिसका राइट आंसर क्या होगा, 2019 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो टोटल 103 है वो उतने संशोधन कर चुके हैं 2019 तक। परंतु अगर पूछा जाए कि 2021 तक कितने संशोधन हो गए, अब आपसे 2021 तक पूछेगा, तब 2019 तक कब पूछा था? तो 2021 तक संशोधन हुए हैं टोटल 105। और अगर विधेयक पूछे तो 127, विधेयक पूछे तो 127 और संशोधन पूछे तो 105। अगर यह पूछा जाए कि जो 103वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो 103वां जो संविधान संशोधन है ये भारत सरकार के द्वारा जो सामान्य वर्ग है, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, सामान्य वर्ग में जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब सामान्य वर्ग में जो गरीबी होते हैं उन्हें कितना दिया जाएगा? 10% का आरक्षण दिया जाएगा, जैसे आपको ईडब्ल्यूएस वाले को दिया गया। यही वो आपका जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लागू किया गया था। टोटल कितने अभी 2021 में? 105 है। संशोधन कितने? संविधान संशोधन पूछे तो 105 है। और संविधान संशोधन विधेयक पूछे, ये नाम में आप कंफ्यूजन हो जाओगे। आपको वहां क्या बोलेगा? संविधान, देखिए वहां पे डायरेक्ट पूछेगा संविधान संशोधन। तो अगर संविधान संशोधन पूछता है, बस इतना ही, संविधान संशोधन तो कितने हैं? 105 है। परंतु ऐसा पूछ लिया जाए कि संविधान या संवैधानिक, वहां क्या लिख देता है? इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये विधेयक की बात कर रहा है। तो बस आपको एक बार इसमें पढ़ना है कि विधेयक की संख्या कितनी है? तो 127 है। और यहाँ पर कभी कभी संवैधानिक संशोधन विधेयक भी लिख देते, तो संवैधानिक हो या संविधान हो, टोटल कितनी हो गई? 105 संविधान संशोधन, 127 संवैधानिक विधेयक है। यहाँ 2019 के अनुसार 103 थी। इसमें क्या बताया गया था? जो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर क्या दिया गया था, जो मतलब जनरल कैटेगरी होती है उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा, जितने भी गरीब होते हैं उनको। यहाँ देखिए पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो कि शारदा नदी की सहायक नदी है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर जैसे कि भागीरथी क्या है, तो भागीरथी नदी जो कि आपको सभी को पता है अलकनंदा नदी होती है, आगे जाके मिल जाती है, तो ये अलकनंदा की लाइन लगती है। टोंस नदी को क्या कहा जाता है? तमसा नदी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में बहती है, आप सभी को पता होगा। और पिंडार नदी जो कि उत्तराखंड में बहती है, ये यहाँ के किससे मिल जाती है? अलकनंदा से ही मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है हमसे
ये क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोग का पारंपरिक बांस नृत्य है जिसे बम्बू डांस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बम्बू डांस कहा जाता है। इसमें जो आपके बांस होते हैं ऐसे ऐसे रखे होते हैं, वर्गाकार क्या होता है बांस रखे होते हैं, और इनमें यहाँ पर क्या होता है लेडीज एवं जेंट्स जो होते हैं महिला पुरुष वहां पर फसल के समय क्या किया जाता है, इस तरह बम्बू डांस किया जाता है। ये आपको उठाया जाता है इधर से इधर कूद कूद के इस तरह डांस किया जाता है, तो इसे बम्बू डांस कहते हैं। इतना आपको पता रहना चाहिए। इस डांस का जो है वो जो पारंपरिक होता है नृत्य, मिजो लोग का पारंपरिक नृत्य कौन सा होता है? तो चेराव। बस आपको यही नाम याद रख लेना, क्योंकि यही सीधे की सीधे आता है कि जो मिजोरम का बम्बू डांस होता है वो कौन सा नृत्य के तहत आता है? तो चेराव नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? चेराव नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सामने पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हो जाएगा। जैसे सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण मिलता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पडक्कल। तो यहाँ अगर बात की जाए पडक्कल कहाँ है, तो ये पडक्कल जो है वो आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक विशेष जगह पडक्कल है। यहाँ पर क्या है? मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर, परिसर मंदिर अकेले नहीं है, मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर का मतलब है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिर होते हैं, अलग अलग मंदिर इसके अंदर पे मिलेंगे आपको। तो इसके अंदर क्या होता है? जैन और हिंदुओं के मंदिर पाए गए हैं। जैन और हिंदुओं के जो मंदिर यहाँ पर बनाए हुए हैं यानी कि पाए गए हैं। तो पडक्कल जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्यों द्वारा इसमें क्या किया गया था? उन्नति की गई थी। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अगर कोच्चि की बात की जाए तो कोच्चि जो कि केरल का एक शहर है कोच्चि, यहाँ पर जो आपका बड़ा ही बंदरगाह है जो कि फेमस है। कोच्चि एक बंदरगाह है यहाँ पर फेमस है। इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो कोच्चिन था। यही पूछते हैं कोच्चिन था। किस जिले में है? तो ये है आपका एर्नाकुलम जिले में है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि केरल का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? एर्नाकुलम में है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों और गुफाओं के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। पहली बात, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गंग वंश के शासक ने की थी। किसने की थी? गंग वंश के शासक ने की थी। गंग वंश के शासक में किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और यही बात की जाए जो आपका ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसका कहना है कि अगर सूर्य जो निकलता है तो उसकी जो पहली किरण होती है, वो जो मूर्ति है वहां पर कोणार्क के मंदिर में, उसकी जो पहली किरण है डायरेक्ट इस मंदिर के जो भगवान है यहाँ पर पूजा स्थल है वहीं पर पड़ती है। सूर्य की पहली किरण सुबह जो निकलती है सूर्य की किरण तो डायरेक्ट आपके कोणार्क के मंदिर में बनती है। इसमें क्या है? भगवान सूर्य का क्या बनाया गया? रथ बनाया गया है। तो इसमें घोड़े कितने हैं? टोटल 7 घोड़े हैं। ये भी आपको याद रखना है। बस इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये आपके सामने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं, ये बस याद ही करना है कि निम्नलिखित में से कौन ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिरीश कर्नाड जो कि अभी इनकी हाल ही में डेट हो गई है, क्योंकि ये किस लिए फेमस थे? ये आपके फिल्म निर्माता यानी कि निर्देशक है। फिल्म निर्माता यानी कि निर्देशक है। इनके अभी हाल ही में निधन हो गया था जब आपका एग्जाम था, तो जब ये पूछा गया था कि ययाति और तुगलक नामक नाटक किसके है, तो ये आपका जो होता है सीरियल जो आता है टीवी पे इसके तहत बताया गया था। तो ये कौन थे? गिरीश कर्नाड थे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने टीम हेलो की शुरुआत क्यों गई थी? कोरोना वायरस के लिए की गई थी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीम हेलो की शुरुआत की गई थी। अगर बात की जाए इसकी स्थापना यूएन, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना अगर बात की जाए तो कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है? टोटल देशों की संख्या 193 है। दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट इसका देश है, दक्षिणी सूडान। तो यहाँ आपको एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन
WTO। तो ये देखिए आपके सामने, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए, इसके अभी महासचिव पूछा जाता है तो एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसके अभी कौन है? वर्तमान में महासचिव है। ये किस देश से है? तो ये आपके जो है वो है पुर्तगाल से संबंधित है। पुर्तगाल के देश से ये एंटोनियो गुटेरस है, जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? आपके जो पुर्तगाल से संबंधित है संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? आपके महासचिव हुए। इतना ध्यान रखना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं यहीं पर अगर बात की जाए WTO की, तो WTO की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इससे पहले इसका नाम क्या था? गेट था। इससे पहले इसका नाम क्या था? गेट था। गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है, इसका फुल फॉर्म होता है। इससे पहले WTO से पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता है। इसकी नई स्थापना पूछा जाता है 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और अगर यही बात की जाए आपकी इसके ट्रेडर्स अधोनामो, जो कि क्या है? आपके प्रमुख महासचिव है ट्रेडर्स अधोनामो। इतना आपको याद रखना है। नाम लिख देता हूं, ये लीजिए यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में सीधे आएगा ट्रेडर्स अधोनामो, जो कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है? इसके महासचिव है टेड्रोस अधोनामो। अगर बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप सभी को पता है कि जो इसकी स्थापना, मतलब यहाँ पर आप ये इस डेट से क्या समझते हो? विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी दिन बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। ये और सन 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन MP पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। यह आपका जो है 7 अप्रैल 1948। MP पुलिस एग्जाम में 6 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 6 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1994 में की गई थी। जुलाई 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। इनका अगर ये दोनों की बात करें तो इन दोनों का जो मुख्यालय है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर पूछता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1994 में की गई थी। इसकी जो मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और बात करें इसके अभी प्रमुख कौन है, मतलब जो अध्यक्ष है विश्व बैंक के कौन है? वो आपके है डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास है। ये इसका राइट आंसर होगा। डेविड मालपास इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं जाएगा। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश है? तो देखिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, बस आपको इतना देखना है, तो ये अमेरिका है। और अभी भी 2022 में भी आपका जो है वो अमेरिका इसमें क्या है? शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। बस इतना ही आपको याद रखना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन को पछाड़ के अब किस साल अमेरिका टॉप पे आया है? इतना भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चीन दूसरे नंबर पे है व्यापारिक भागीदार में। नेक्स्ट पूछा गया, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मीथेन कोट खालिस्तान में नदी में मिल जाती। जो पाकिस्तान मतलब हमारे जो पंजाब है उससे 5 नदियां निकलती है। 5 नदियों का शहर क्या कहलाता है? पंजाब को ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान के मीथेन कोट नामक किस नदी में? सिंधु नदी में जाकर मिलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, जो कि कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है। तो पूछा जाए कि ये अंत कहाँ होता है? तो ये अरब सागर में इसका अंत होता है। निकलती कैसे है? देखिए हमारा जो ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर इसी तरह भारत है। तो ये देखिए यहाँ से ये निकलती है। तिब्बत इधर का एरिया जो है इतना, ये तिब्बत है। तिब्बत से निकलती हुई ऐसी जाती है, ये पाकिस्तान में जाती है और नीचे जाके क्या हो जाती है? अरब सागर में जाकर खत्म हो जाती। तो यहाँ से निकलती है हमारे जो है वो इसमें जम्मू कश्मीर से होते हुए तिब्बत में जाती है। और हमारा जो पंजाब है वो यहाँ स्थित है और इसमें से ये 5 नदी जाके मीथेन कोट में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। पहली बात तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितनी भी आज टोटल शिफ्ट हुई है 2018
और 2021 में जीडी की। यह आपको पूरी जीके की अलग पीडीएफ मिलेगी। जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर टोटल अलग दिए जाएंगे, उसकी पीडीएफ दी जाएगी। हिंदी की जो भी अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से पीडीएफ दी जाएगी। हिंदी की अलग पीडीएफ होगी, जीके की अलग पीडीएफ होगी, मैथ की अलग पीडीएफ होगी और रीजनिंग की अलग पीडीएफ होगी। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर चीज की अलग अलग पीडीएफ मिलेगी ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ऑल टोटल चीज की पीडीएफ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो में इतना डाउट आपको बताया जाएगा कि आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हर डिटेल आपको बताई जाएगी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने खालिस्तान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये बंदा बहादुर के खिलाफ किया था। बंदा बहादुर बहुत फेमस है इनकी, अगर आप गूगल पे डाल के सर्च करोगे तो बहुत बहादुर इंसान थे ये। अगर यही बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। डायरेक्ट पूछता है कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। और खालसा पंथ की जो स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये खालसा की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु नानक जी ने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ये सिख धर्म की स्थापना की थी, किसकी की थी, सिख धर्म की जो स्थापना किसने की थी, गुरु नानक जी ने की थी। ये सिखों के प्रथम गुरु भी थे। और यही बात की जाए अमरदास, गुरु अमरदास जो कि सिखों के कौन से गुरु थे, तीसरे गुरु थे। दूसरे गुरु जो कि गुरु अंगद थे, इन्होंने लंगर पंगत की व्यवस्था भी शुरू की थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा है। इसी तरह हम आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट में बताना है कि सर हमें इसी तरह की वीडियो चाहिए हर डिटेल के साथ। आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए इससे अच्छी अच्छी डिटेल जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे, जितनी बताया हूँ वो सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद दोस्तों।